स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज के इस क्लास में हम आप लोग को क्लास 10th का 80 साइंस का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज का फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे लेक्चर जो है आपको मिलते रहे, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आते रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेंडेल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मटर। जो मेंडेल नाम के वैज्ञानिक थे, वो अपने अनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर का पौधा का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण होता है। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, मतलब किसमें होता है। तो स्वपोषी पोषण ध्यान रखिएगा, पौधे में होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, ए और सी दोनों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको न्यूरॉन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा पर जो क्रिया करता है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा पर क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, देखरेख करता है कि स्थिति कैसा है और संतुलन कैसा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो नागफनी का पौधा में रंध्र अनुपस्थित होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, BSIP का संबंध किससे है। तो इसका संबंध वायु प्रदूषण से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, हीमोग्लोबिन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीज विकसित होता है, तो बीज किसमें विकसित होता है। तो बीजांड से विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजांड से। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग क्या है। तो ग्रहणी छोटी आंत का एक भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का एक भाग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत सूर्य होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान क्या है, तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये एड्स और सुजाक जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, यानी कि मानव किडनी का आकार कैसा होता है, तो सेम की बीज के आकार का किडनी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। दोनों हार्मोन के कारण किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यौवनारंभ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो सीपीसी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इधर समझिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो तालाब है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में जो मौजूद होते हैं उनका नाम है उत्पादक। जो उत्पादक होते हैं वो अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कोई भी गैस मौजूद नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। 31 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से इधर समझने का प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और जो आंसर आपको आता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आता है तो आप उसको कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा, लेकिन किसी भी तरह से एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहां पर रहेगा, तो फोकस और लेंस के बीच में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत परिपथ नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो उसका अमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को कौन नहीं निरूपित करेगा? तो विद्युत शक्ति को IR² निरूपित नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ऑप्शन ए है कांच की पट्टिका, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? तो प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो किसका बना होता है? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तल लेंस का बना होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो फोटोग्राफी में कैमरा में जो अभिदृश्यक लेंस होता है, आगे का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें है क्वेश्चन वो हमें साफ साफ और स्वच्छ दिखेगा, शुद्ध दिखेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। वो भी कैसा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्या होगा? दर्पण तथा लेंस क्या संभवतः होगा? तो दोनों जो है अवतल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड जो है वो W का मात्रक होता है, यानी कि वाट का मात्रक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जूल प्रति सेकंड बराबर वाट होता है और वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि W बराबर क्या होता है। ऑप्शन दे देगा जे जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल पर -1 पावर और सेकंड पर भी -1, जूल पर -2 और सेकंड पर भी -2 ऐसे करके दे सकता है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर में टिक करना है जूल प्रति सेकंड में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। विद्युत हीटर के तारों की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तारों की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत हीटर के तारों की कुंडली जो होती है नाइक्रोम की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। 43 क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है?
43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इसको हम एक बार इस्तेमाल कर लिए तो उसका फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कोयला ऐसा स्रोत है जिसका हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 क्वेश्चन क्या है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य जो है उसको हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? हर्ट्ज में। तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त करेंगे? हर्ट्ज में। 47 क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो वो जो गतिशील कण होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? यहाँ पर आप लोग को बताना है कि 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल। हालांकि ये कैसे होता है ये हम आपको सब्जेक्टिव के क्लास में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो हम लोग शॉर्ट में निकलते जा रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना है कि जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर होता है, कि जूल बराबर कूलाम्ब गुना वोल्ट होता है, कि जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट होता है, कि जूल बराबर कूलाम्ब बटे वोल्ट होता है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा जूल बराबर कूलाम्ब गुना वोल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलाम्ब गुना वोल्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? कूलाम्ब गुना वोल्ट। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। -CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रिक समूह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइडिक समूह। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो C2H6 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वहाँ यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है जिंक में किस धातु का अयस्क है? 54 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि जेडन का अयस्क है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जेडन का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड जो है वो जेडन का अयस्क है। जेडन जिंक ब्लेड से जेडन प्राप्त किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O और जो अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनाएगा CaOH का होल 2 किस प्रकार का अभिक्रिया है यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए CaO और H2O दोनों संयोग करके बना रहा है CaOH का होल 2, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। और इसमें जो दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा O3।
58 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो पीएच का जो मान है वो कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा। तो देखिए 2 जो है वो तो अम्ल को निरूपित कर देगा, 7 जो है वो उदासीन को निरूपित करेगा और 6 भी है ये भी अम्लीय को निरूपित करेगा, लेकिन जो 13 है वो क्षारीय विलयन का मान को निरूपित करेगा। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा पीएच मान में आप लोग पढ़े होंगे कि 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। 0 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से 7 जो होता है वो पूरा पूरा उदासीन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है, 7 से लेकर के 14 तक होता है, ये पूरा जो मान होता है ये क्षारीय होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा। तो 7 से 14 के बीच में 13 आता है, तो ये क्षारक मान को निरूपित करेगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। धातु का पहचान यहाँ पर करना है कि इनमें से जो तत्व दिया हुआ है नीचे में वो कौन सा धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 क्वेश्चन क्या है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। कौन निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है, इस बात को आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3, तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन क्या है निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है। निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। आयतन ऊर्जा अधिकतम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो प्रथम आवर्त में जो है तत्वों की संख्या 2 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में
किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? यहाँ पर आप लोग को बताना है 74 नंबर क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहितम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहितम सेल है? तो एल सेल जो है वो वाहितम सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल सेल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? एल सेल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रथम वर्ग में दो तत्व, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में दो तत्व है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दो आवर्त है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, इस जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्केन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैलियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर गैलियम जो है उसको पदस्थापित किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तब वह कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियॉन होगा। क्या होगा? नियॉन होगा। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तब वह है, क्या होगा? नियॉन होगा। तब वह कौन सा तत्व होगा? नियॉन होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा क्लास, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें